साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह की खबरें हमने बताई कि एक कमीशन कायम करने के लिए मुतालबा किया जा रहा था बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत से, लेकिन वो कमीशन कायम नहीं किया गया, तश्कील नहीं दिया गया। अलबत्ता 3 बड़े जनरलों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा कई और अफसरान पे, जिसमें नेवी के भी अफसरान शामिल है, सबको निकाल दिया गया है। ऐसी बड़ी कार्रवाई इजराइल के अंदर हुई है। कैसे देखते हैं? इसके बाद मैं और सवाल करूंगा। बाकी और अपडेट्स अगर आप पास हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, इजराइल बहुत पशुपेश में चल रहा है और सरकार और आईडीएफ के बीच में टकराव की स्थिति आ गई है। जैसे हमारे यहाँ जांच एजेंसियां होती हैं, हर चीज की अलग अलग होती है। कहीं आतंकी हमला होता है तो उसकी जांच एनआईए करता है या एटीएस करता है। अगर कोई दूसरे घपले घोटाले होते हैं तो उसकी जांच सीबीआई करती है। इसी तरीके से उनके यहाँ भी एक जांच एजेंसी है जिसको 7 अक्टूबर 2023 की घटना की जांच करनी थी, लेकिन एक तो उस जांच को इतने दिनों तक रोक के रखा कि हम वॉर में हैं, और जब वॉर सीज फायर में कन्वर्ट हुई तो नेतन्याहू ने एक कमीशन बनाया अपना खुद का, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को रखा। तो इसको लेकर के तेल अवीव में 50,000 इजरायलियों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो जांच एजेंसी जिसके अंडर में आती है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे जांच न करवा करके आप अपनी बनाई हुई जांच एजेंसी से जांच करवा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाह रहे हो। क्योंकि पहले से इनकी जो इनपुट इनको मिले थे, सरकार को बताया गया था कि गाजा की तरफ से ऐसे हमले होने की संभावनाएं हैं और कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं लोग। उस उन्होंने डेट भी शो कर दी थी कि हमारा जो वार्षिक फेस्टिवल है, इन्होंने उस दिन को चुना है। सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा के रख दिया। कोई की कोई किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं रखी। यहां तक कि जहां से वो लोग घुसे थे अंदर, वो दीवार तोड़ के अंदर आए थे गाजा के लोग, जिनको आप कहते हैं हमास के लोग। तो वहां अंदर तक, काफी अंदर तक घुस गई है, जहां पर इनका एक फेस्टिवल चल रहा था। हजारों लोग थे वहां, जा करके इन्होंने लोगों को अगवा किया। तो उस जांच को ये अपने हिसाब से, अपने तरीके से कराना चाह रहे हैं नेतन्याहू। और आईडीएफ ने जो रिपोर्ट दी है, आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि सरकार से हमको कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिला कि जिसको लेकर के हम लोग अलर्ट रहते। तो अब नेतन्याहू को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उस जांच में हम फंस जाएं। अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी एक जांच एजेंसी बनाई, जिसको लेकर बहुत एहतजाज है। और रक्षा मंत्री जो इनके कर्ज हैं और इनके जो आर्मी चीफ है, आईडीएफ चीफ है, उनके बीच कई तल्खियां हुई हैं। अब वो एक साथ बैठ भी नहीं रहे हैं। और जो आपने एक बात बोली थी, उनका जो टल गया दौरा नेतन्याहू का, और इसको जोड़ा गया था दिल्ली बम ब्लास्ट से। तो देखिए मुमताज भाई, दिल्ली बम ब्लास्ट को इतनी बड़ी घटना नहीं हो गई थी कि किसी भी देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसको हमारी सरकार सुरक्षा न दे पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता।
और नेतन्याहू अमेरिका के अलावा जल्दी और कोई देश जा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है। एक तो ये है कि वो कौन सा एयर स्पेस सिलेक्ट करेंगे यहाँ आने के लिए। ऐसा ना हो कि उस कंट्री का एयर स्पेस वो सिलेक्ट कर उस कंट्री की एयर स्पेस उनको गुजरना पड़े जो आईसीजे का मेंबर है, तो उसके नाते इनको उस कंट्री को, उस देश को इनको ऊपर हवा में ही घेराबंदी करके उतारना पड़ेगा नीचे और इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ वारंट जो इशू हुआ है उसका तामील कराना उस देश की जिम्मेदारी है जो वहां का मेंबर है। लेकिन ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है हमारी नजर में। सबसे बड़ा इशू ये है लेबनान। अभी जो हमला लेबनान पे हुआ है उसको लेकर के जो आर्मी की जो हिजबुल्लाह के नंबर 2 के लीडर को इन्होंने टारगेट करके मारा है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है। ड्रोन बिल्कुल अलर्ट पे लगा दिए गए, थार अलर्ट पे लगा दिए गए, फौज को उधर मूव कर दिया गया है, क्योंकि ये मानता है इजराइल कि इस बार हिजबुल्लाह हम पर हमला करेगा। हिजबुल्लाह तो हमला करेगा, उसने तो कहा था हम जवाब इसका जरूर देंगे। उसके साथ साथ ईरान भी इस चीज को बार बार दोहरा रहा है। तो जाहिर सी बात है ईरान से एक बड़ा जख्म खाने वाला, जिस तरीके से उसने जख्म खाया है ईरान से, वो अलर्ट हो के चलेगा। वो ईरान को अब बहुत ही लाइटली नहीं लेगा, बहुत ही हल्का नहीं समझ। वो ये जान रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ ईरान ने भी हमला किया तो बहुत मुश्किल होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं कूदेगा, जो सपोर्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को। और मुमताज भाई, हूतियों को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि हूतियों ने, यमन ने एक अपना जबरदस्त आयरन ड्रोन खुद बना लिया है। F-35 जब यमन की फिजाओं पर तैर रहा था तब एक मिसाइल ने उनका पीछा किया और वो किसी तरीके से लहरा गोता खाते हुए अपने आप को उस मिसाइल से बचाते हुए वहां से भागा। F-35, जिसके बारे में यूएस ने भी अपने तरफ से बात को शो किया है, इस मैटर को, कि समंदर के साथ हवाओं में भी अपने आप को मजबूत कर रहा है होती। इसराइल ने भी इस चीज को बहुत सीरियस लिया। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे थे कि जब चाहते थे अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन अपने फाइटर प्लेन उनकी फिजाओं में भेज करके उनके टारगेट, जो मेन पॉइंट थे, उनको टारगेट कर लेते थे, जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, उनके 18 कैबिनेट मिनिस्टर थे। एक हिसाब से समझिए पूरी कैबिनेट का सफाया कर दिया इन लोगों ने। तो हूती के लिए एक बड़ी खबर है ये कि अगर उन्होंने अपना एयर डिफेंस तैयार खुद किया है। यहाँ हमने इस बात को इसलिए रखा है कि ये बात आई है कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस खुद तैयार किया है। तो आप ये मान के चलिए कि ईरान जिस तरीके से अपने आप को हथियारों से मजबूत कर रहा है, मिसाइल मैन बन के बैठा हुआ है, उसी तरीके से वो यमन को भी मजबूत कर रहा है। यमन के साथ दो चीजें और चल रही हैं जो अभी बाहर नहीं आ रही हैं, खुल के नहीं आ रही हैं। जैसे सऊदी अरबिया यमन पे हमला कर रहा है, बॉर्डर एरिया में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। उसमें जो वहां के लोकल लोग हैं, घर पे नुकसान, दुकानों को नुकसान, लोकल लोगों की जान का नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज आई है यूएई की। इनका एक जजीरा है, उसका नाम है
सोकोत्रा, ये यमन का एक जजीरा है। सोकोत्रा में यूएई अपनी फौज भेज रहा है, उसके मिलिशिया वहां पर मौजूद है। वहीं से वो आए सूडान को हथियार भी भेजता है, एक स्टेशन बना के रखा हुआ है। जितनी उसकी आबादी है उससे ज्यादा वहां पर यूएई ने अपने सोल्जर रिक्रूट किए हुए हैं, और यमन उस पे बार बार आपत्ति कर रहा है, लेकिन यूएई उनकी बात को नहीं मान रहा। तो यमन को इधर से घेरा जा रहा है, जिससे कि यमन इसमें उलझा रहे, सऊदी अरब में और यूएई में। तो अब आप ये समझिए कि हम लोग इतने दिनों से एक उम्मीद लेके बैठे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्यों चुप हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं गाजा में। इनकी असलियत आप देखिए। ये जो नया रिश्ता आप बता रहे थे कल, सऊदी अरब और अमेरिका का, ये नया रिश्ता इनका नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। ये बहुत पुराने इनके एजेंट हैं। ये घेराबंदी करेंगे, हूथियों की उलझाए रहेंगे हूथियों को, ताकि इजराइल लेबनान पर आराम से हमला कर सके, और अगर हिजबुल्लाह कोई रिएक्ट करता है तो उसका वो पूरी तरीके से जवाब दे सके। अभी तक हमारे यहाँ आपके जितने भी चाहने वाले हैं, वो आपको मैसेज करते थे, आपसे ये बोलते थे कि ईरान क्यों नहीं कर रहा है, ईरान क्यों नहीं कर रहा है, ईरान को चाहिए हमला करे। और हम आपके ही चैनल पे कई मर्तबा ये बात बोल भी चुके हैं कि ईरान को हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल को ठिकाने लगाने में उसके लिए 2 से 3 दिन बहुत है। लेकिन मजबूरी ये है कि जो इतने सारे गद्दार बैठे हुए हैं ईरान के आसपास, जो कभी भी अमेरिका के इशारे पर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो ईरान ने जब 12 दिन का हमला किया था, तो ये जो 12 दिन वॉर चली थी, तो उसमें ईरान ने ये कह के हमला किया था कि जो भी अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने देगा, वो हमारी नजर में हमारा दुश्मन रहेगा। फिर हमारा ट्रीटमेंट भी, हमारा तरीका भी उसके साथ दुश्मनों जैसा होगा। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने कोई एयरबेस अपना नहीं यूज करने दिया। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोगों ने ईरान का साथ भी नहीं दिया उसमें। एक होता है कि मोरल सपोर्ट देना। हमारी क्रिकेट टीम जब हमारे ग्राउंड में मैच खेलती है, तो 30, 40, 50 हजार, 60 हजार ऑडियंस अपनी टीम को मोरल सपोर्ट करते हैं। बॉलिंग तो एक ही बॉलर कर रहा है ना, पूरे ऑडियंस तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन पूरे ऑडियंस उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको बकअप करते हैं। तो यहाँ पर तो ईरान को सपोर्ट भी नहीं किया किसी ने कि मोरली सपोर्ट दिया हो। ईरान ने इस जंग का ये हाल जो किया, वो अपने दम पे किया है, किसमें अरब देशों का कहीं से कोई समर्थन नहीं है। लेकिन एक डर तो ईरान को था कि ये लोग कभी भी गद्दारी कर सकते हैं। तो ईरान ने इसीलिए पहले एक मोटिव बना लिया था अपना कि अगर किसी ने अपना एयरबेस इस्तेमाल करने दिया तो हमारी मिसाइलें उसी पे गिरेंगी। और शायद इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी अमेरिका को अपना एयरबेस, इनका अरब का एयरबेस यूज करने के लिए। कतर का, सऊदी अरब का, ये लोगों के एयरबेस वो यूज करता। जॉर्डन ने ईरान से जाने वाली कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। सऊदी अरबिया ने भी इंटरसेप्ट किया जो इजराइल को मिसाइलें मारी जा रही थी। लेकिन जो इजराइल जो फाइटर प्लेन ईरान पे हमला करने आ रहे थे, उनको ना तो जॉर्डन ने इंटरसेप्ट किया, ना उनको सऊदी अरबिया ने इंटरसेप्ट किया। तो मुमताज भाई, अभी अपने आप में खुद भी उलझा हुआ है इजराइल। उसको एक तरफ ईरान का भी खतरा लगा हुआ है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का खतरा लगा हुआ है।
तीसरी तरफ उसके अंदर की हालात बहुत खराब है। सरकार और आईडीएफ के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, कल को अगर आईडीएफ ने सरकार की मुखालफत कर दी तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन लेकिन चीजों राशिद के रिजवी साहब राशिद रिजवी साहब